प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुखवीर सिंह आज आपसे चीन की 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति के संबंध में बात करना चाहता हूँ। आज वैसे भी पूरे विश्व की उत्सुकता चीन के इतिहास और संस्कृति के संबंध में बनी हुई है, क्योंकि वर्तमान में चल रहे कोरोना वैश्विक संकट की जड़ें कहीं न कहीं चीन में ही दिखाई दे रही हैं। आइए जानते हैं चीन की इस महान क्रांति के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां एवं कारण उत्तरदायी थे। सर्वप्रथम चीन की 1911 ईस्वी की क्रांति। चीन में हुई 1911 ईस्वी की क्रांति कहीं न कहीं चीन की साम्यवादी क्रांति के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी और चीन की साम्यवादी क्रांति के बीज इसी क्रांति में छिपे हुए थे। चीन में हुई इस क्रांति के फलस्वरूप चीन में लंबे समय से चली आ रही राजतंत्रीय व्यवस्था समाप्त हो गई और चीन में एक गणतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। इस क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्रीय सरकार के नए राष्ट्रपति युआन शिकाई बने। लोगों को युआन शिकाई की सरकार से काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि युआन शिकाई लंबे समय से चीन की जर्जर अवस्था को ठीक करने में कामयाब होंगे और विदेशी हस्तक्षेप को चीन से समाप्त करेंगे। परंतु युआन शिकाई ने लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के स्थान पर एक निरंकुश शासक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया और इस तरह से चीन के लोगों की उम्मीदें थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। इसी के परिणाम स्वरूप डॉक्टर sun yat-sen, जो चीन के एक महान राष्ट्रवादी नेता थे और उनका चीन की 1911 ईस्वी की क्रांति में महान योगदान था, उन्हीं की प्रेरणा से कोमिनतांग की स्थापना हुई। कोमिनतांग चीनी नेशनलिस्ट पार्टी को कहा जाता है, जो राष्ट्रीय गठबंधन के रूप में सामने आया। 1921 ईस्वी में चीनी साम्यवादी दल की स्थापना हुई। आगे चलकर चीनी साम्यवादी दल और कोमिनतांग यानी चीनी नेशनलिस्ट पार्टी चीन की राजनीति में मुख्य भूमिका अदा करने वाले थे। आइए जानते हैं अन्य कौन कौन से कारण थे जिन्होंने चीन की क्रांति के लिए वातावरण तैयार किया। 4 मई आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। चीन के लोगों को भी इस सम्मेलन से काफ़ी आशाएं थी। चीन के लोग ये चाह रहे थे कि अब चीन में विदेशी हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त हो, परंतु जब इस समझौते को विश्व के सामने लाया गया तो चीन के लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि पेरिस के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से चीन के लोगों को निराशा हाथ लगी और इसमें चीन के लिए कुछ भी नहीं था। पेरिस का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन चीन में विदेशी हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने में असफल साबित हुआ। इसी के विरोध में 4 मई 1919 ईस्वी को पीकिंग में लगभग 3000 विद्यार्थियों और अध्यापकों ने एक बड़े रोष प्रदर्शन का आयोजन किया। चीन की सरकार ने शक्ति के बल पर यद्यपि इस रोष प्रदर्शन का दमन कर दिया, परंतु यह घटना चीन के इतिहास में 4 मई दिवस के रूप में प्रसिद्ध हुई और इसने चीन में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया और 1949 ईस्वी की क्रांति के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, वाशिंगटन सम्मेलन। चीन की समस्या पर विचार करने के लिए नवंबर 1921 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक सम्मेलन वाशिंगटन में बुलाया गया। इस सम्मेलन में उन सभी 9 देशों को आमंत्रित किया गया जिनके चीन में प्रभाव क्षेत्र थे। विचार विमर्श के उपरांत सभी देश इस बात पर सहमत हो गए कि चीन की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता बनाई रखी जाएगी। यह भी वचन दिया गया कि चीन में सभी देशों को समान रूप से व्यापारिक सुविधाएं दी जाएंगी और 1 जनवरी 1923 ईस्वी के पश्चात चीन में मौजूद सभी विदेशी डाक एजेंसियां समाप्त कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त जापान शांतुंग प्रांत में अपनी विशेष सुविधाओं का परित्याग करने के लिए तैयार हो गया। इस सम्मेलन से चीन को नए जीवन का अवसर मिला। चीन में नए उत्साह का संचार हुआ।
इस सम्मेलन के पश्चात विदेशी शक्तियों का चीन में प्रभाव कम हो गया तथा चीन को विश्व में सम्मानपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ। परंतु फिर भी चीन की सरकार चीन में जारी जापान की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाई और जापान की रुचि चीन में पहले की तरह बनी रही। चीन सरकार की यही असमर्थता 1949 ईस्वी की क्रांति के लिए एक बड़ा कारण सिद्ध हुई। नेक्स्ट, येनान में साम्यवादी सरकार की स्थापना। 1921 ईस्वी में चीनी साम्यवादी दल की स्थापना के पश्चात साम्यवादियों ने भी चीन में धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। सभी प्रांतों में चीनी साम्यवादी दल के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे और उनका कोमिंतांग के साथ भी धीरे धीरे सहयोग बढ़ता जा रहा था। कोमिंतांग में भी काफ़ी साम्यवादी कार्यकर्ता शामिल हो गए थे। इस समय साम्यवादी दल में बड़े नेता हो हुंग, ये पिंग और माओ आदि थे। साम्यवादी दल ने चीन के क्वांगसी प्रदेश को अपना आधार क्षेत्र बनाया और यहाँ साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दिया। परंतु जल्दी ही कोमिंतांग यानी चीनी नेशनलिस्ट पार्टी के नेताओं को साम्यवादियों का यह रवैया पसंद नहीं आया और उनका अब कोमिंतांग की सेना के साथ टकराव होना निश्चित था। इन्हीं परिस्थितियों में चीनी साम्यवादी दल को चीन के इन क्षेत्रों से पलायन करना पड़ा और इस घटना को चीन के इतिहास में लॉन्ग मार्च कहा जाता है। लॉन्ग मार्च 3 बड़े चरणों में हुआ और साम्यवादी दल की लाल सेनाएं उत्तरी चीन में येनान नामक स्थान पर बड़ी कठिन यात्रा के पश्चात एकत्रित हो गई। माओ, जो आगे चलकर चीन की साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता बने, वे भी इस लॉन्ग मार्च में शामिल थे और इनका लॉन्ग मार्च में मुख्य योगदान था। इस प्रकार शैनसी प्रांत अब साम्यवादी दल का मुख्य कार्य क्षेत्र बन गया। उन्होंने येनान को अपनी राजधानी बना लिया और यहाँ साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट, जापान द्वारा चीन पर आक्रमण। 1 जुलाई 1937 ईस्वी को जापान ने पुनः चीन पर एक बड़ा आक्रमण कर दिया। यह युद्ध लगभग 8 वर्षों तक चला। यह द्वितीय विश्व युद्ध तक चला गया। इस आक्रमण के समय नानकिंग की सरकार तथा साम्यवादियों में एक समझौता हो गया, जिसके अनुसार दोनों ने मिलकर जापान की साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को रोकने का प्रयास किया। यद्यपि इस युद्ध के दौरान चियांग, जो डॉक्टर sun यat-सेन का उत्तराधिकारी था, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर सामने आया, परंतु 8 वर्षों के इस लंबे युद्ध में चियांग भी कमज़ोर साबित हुए। दूसरी ओर साम्यवादी उत्तरी क्षेत्र में अपने आप को लगातार मजबूत बनाते जा रहे थे। साम्यवादियों ने जापान द्वारा खाली किए जा रहे मानचूरिया के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चियांग काई के नेतृत्व वाला कोमिंतांग 1945 ईस्वी तक धीरे धीरे कमज़ोर साबित हो रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, चीन में गृह युद्ध। जापान के पतन के पश्चात जापान द्वारा खाली किए गए क्षेत्रों पर साम्यवादियों और कोमिंतांग में अधिकार करने के प्रश्न को लेकर प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों दलों की इस होड़ की वजह से चीन में एक बड़ा गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। तभी अमेरिका के प्रयासों से माओ तथा चियांग आपसी बातचीत के लिए तैयार हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रवादियों और साम्यवादियों में समझौता करवाने के लिए अपने विशेष दूत जॉर्ज मार्शल को चीन भेजा। उनके प्रयासों से जनवरी 1946 ईस्वी में कोमिंतांग और साम्यवादियों के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर हो गए। इस समझौते को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सरकार, साम्यवादियों और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फरवरी 1946 ईस्वी में हुए
इस समझौते की शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय सरकार तथा साम्यवादियों ने अपनी सेनाओं में कमी कर दी। यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों सेनाएं संयुक्त कर दी जाएं और प्रत्येक प्रांत में साम्यवादियों की सेना को अल्पमत में रखा जाए, परंतु दोनों दलों में सरकार के स्वरूप को लेकर मतभेद सामने आ गया। कोमिंतांग शक्तिशाली केंद्रीय सरकार के पक्ष में था, जबकि साम्यवादी विकेंद्रीकरण के पक्ष में थे। इस प्रकार इस समस्या को सुलझाया नहीं जा सका। 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति की घटनाएं। धीरे धीरे साम्यवादी राष्ट्रवादियों पर हावी होते चले गए। 1946 ईस्वी में राष्ट्रवादियों ने साम्यवादियों को उत्तर से खदेड़ दिया तथा वहां के मुख्य नगरों और रेलवे लाइनों पर अधिकार कर लिया, परंतु 1947 ईस्वी में परिस्थितियां राष्ट्रवादियों के प्रतिकूल हो गई और साम्यवादियों ने उन्हें मंचूरिया के अधिकतर क्षेत्रों से निकालकर बाहर कर दिया। उन्होंने 1948 ईस्वी में मुकद्दन तथा 1949 ईस्वी में तीनस्तीन और पीकिंग पर भी अधिकार कर लिया। धीरे धीरे साम्यवादियों ने संघाई, हैंको और हनियांग आदि प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। साम्यवादियों ने अक्टूबर 1949 ईस्वी में कोमिंतांग के आखिरी गढ़ कैंटन पर भी अधिकार कर लिया और कैंटन ही कोमिंतांग की राष्ट्रीय राजधानी भी थी। इस प्रकार अब कोमिंतांग को एक द्वीप जिसे फार्मोसा कहा जाता था उस पर जाकर शरण लेनी पड़ी और चीन की मुख्य भूमि पर साम्यवादी अपना अधिकार साबित करने में कामयाब रहे। आइए जानते हैं कि साम्यवादियों की सफलता के मुख्य कारण क्या थे। नंबर 1, कोमिंतांग के सदस्यों में एकता का अभाव था। वे आपस में ईर्ष्या रखते थे और कोमिंतांग के नेताओं में इस समय भ्रष्टाचार भी काफ़ी ज़्यादा था। इसके विपरीत साम्यवादी बहुत ही अनुशासित थे और विचारधारा पर आधारित दल होने के कारण ये लोग काफ़ी विचारधाराओं से प्रेरित कार्य करते थे। नेक्स्ट, चियांग काई शेक राष्ट्रवादियों को कुशल नेतृत्व देने में असफल रहा। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी सरकार देश में महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। इसके कारण चियांग काई शेक की सरकार चीन में अलोकप्रिय हो चुकी थी। नेक्स्ट, चियांग काई शेक का शासन का ढंग प्राचीन था, इस कारण उसकी सरकार ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाई। इसके विपरीत साम्यवादी निम्नतम लोगों तक पहुंचने में सफल रहे और उन्होंने भूमिहीन लोगों को भूमि प्रदान की और चीन में आमूलचूल परिवर्तन का वचन दिया। नेक्स्ट, साम्यवादियों ने प्रशिक्षित सेना का गठन किया था, परिणाम स्वरूप वह राष्ट्रवादियों को पराजित करने में सफल रहे। इसके बाद हम विचार करेंगे चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव क्या रहे। नंबर 1, शक्तिशाली केंद्रीय सरकार। 1949 ईस्वी की साम्यवादी क्रांति के फलस्वरूप चीन में एकता की स्थापना हुई। कोमिंतांग सिर्फ फार्मोसा प्रायद्वीप तक सीमित रह गया और चीन की विशाल मुख्य भूमि अब साम्यवादियों के अधिकार में आ चुकी थी। राजनीतिक एकता के साथ साथ सारे देश में एक ही प्रकार का शासन स्थापित किया गया। अब चीन अयोग्य तथा भ्रष्ट शासन से मुक्त हो चुका था तथा चीनवासी सिर उठाकर चल सकते थे। नेक्स्ट, शांति एवं सुरक्षा। साम्यवादियों ने चीन के विशाल प्रदेशों में शांति और व्यवस्था की स्थापना की और अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण जो 1911 ईस्वी के तुरंत पश्चात शुरू हो गया था उसको समाप्त किया और चीन में एक बड़ी कुशल व्यवस्था की स्थापना करने में साम्यवादी